चलिए आज हिंदी साहित्य के 1000 साल के लंबे और बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू होती है वीर राजाओं की गाथाओं से, फिर भक्ति की एक जबरदस्त लहर से गुजरती है और पहुंचती है आज की हमारी आधुनिक सोच तक। तो आइए इस शानदार सफर का आगाज करते हैं। लेकिन सोचिए, इतने लंबे, इतने विशाल इतिहास को भला समझा कैसे जाए? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इसे अलग अलग दौर में, अलग अलग कालखंडों में बांटा कैसे जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहीं से विद्वानों के बीच एक दिलचस्प बहस शुरू होती है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला दौर है ना, उसके नाम को लेकर ही सबसे ज्यादा बहस हुई है। हर विद्वान ने उसे एक अलग नजर से देखा और हर नाम उस युग के एक अलग ही पहलू को हमारे सामने रखता है। तो देखिए, हमारे सामने 3 बड़े नाम हैं और 3 अलग अलग नजरिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखा कि भाई उस दौर में हर तरफ वीरों की गाथाएं लिखी जा रही थीं, तो उन्होंने नाम दे दिया वीरगाथा काल। वहीं राहुल सांकृत्यायन का फोकस धार्मिक सिद्धों और सामंती व्यवस्था पर था, तो उन्होंने इसे सिद्ध सामंत युग कहा। और फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने एक ज्यादा बड़ा और व्यापक नाम दिया आदिकाल। तो सवाल उठता है कि आखिरकार आदिकाल नाम ही क्यों सबसे ज्यादा चला? वजह ये थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया ये नाम किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं था। ये इतना खुला हुआ था कि इसमें साहित्य की बाद की सभी धाराओं के शुरुआती बीज मिल जाते थे। ये किसी एक चीज पर नहीं, बल्कि पूरी शुरुआत पर फोकस कर रहा था। तो चलिए अब जरा इस आदिकाल में झांक कर देखते हैं। इसका टाइम फ्रेम अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की माने तो लगभग 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक का है। और ये वो वक्त था जब साहित्य का सेंटर पॉइंट ज्यादातर राजाओं का दरबार हुआ करता था। तो इस दौर में साहित्य कैसा था? सोचिए, माहौल ही युद्ध और वीरता का था। कवि अपने राजाओं की, अपने आश्रयदाताओं की तारीफ में उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते थे और इन्हीं किस्सों को रासो काव्य कहा गया। पृथ्वीराज रासो का नाम तो सबने सुना ही होगा, लेकिन कहानी सिर्फ वीरता की नहीं थी। इसी दौर में हमें अध्यात्म और श्रृंगार के भी शुरुआती निशान मिलने लगते हैं। आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य में एक ऐसी लहर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं भक्ति काल की। ये वो दौर था जब साहित्य महलों की दीवारों से निकलकर सीधा आम इंसान के दिल में बस गया। इस युग का महत्व समझना हो तो बस ये नाम ही काफी हैं। कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास। ये सिर्फ कवि नहीं थे, ये समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे। इन्होंने सिर्फ लिखा नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। और इसीलिए इस दौर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, द गोल्डन एज कहते हैं। अब देखिए, भक्ति तो थी, पर भगवान तक पहुंचने के रास्ते 2 थे। एक रास्ता था निर्गुण, यानी ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वो तो बस एक एहसास है, एक शक्ति है। कबीर इसी रास्ते पर चले। और दूसरा रास्ता था सगुण, जहां ईश्वर का एक रूप है, एक कहानी है, जैसे सूरदास के कृष्ण या फिर तुलसीदास के राम। भक्ति की इस जबरदस्त लहर के बाद कहानी में फिर एक मोड़ आता है, रीतिकाल। अब पेंडुलम दूसरी तरफ घूमता है। साहित्य का फोकस भक्ति से हटकर कविता की कलाकारी, उसकी बनावट पर आ जाता है और साहित्य फिर से दरबारों की तरफ लौट जाता है। तो ये रीतिकाल नाम क्यों पड़ा? इसे समझने के लिए रीति शब्द को पकड़ना होगा। रीति मतलब समझिए एक तरह का फॉर्मूला, एक तय तरीका। अब फोकस इस बात पर नहीं था कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि इस पर था कि कैसे कहा जा रहा है। कविता की टेक्निक, उसकी कलाकारी, ये ज्यादा जरूरी हो गई। और ये बदलाव बहुत बड़ा था। सोचिए, एक तरफ भक्ति काल के कवि थे जो भगवान या आम लोगों के लिए लिख रहे थे, और अब रीति काल के कवि हैं जो अपने राजाओं को खुश करने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं। जाहिर है, जब लिखने का मकसद बदला तो लिखने का तरीका और उसके विषय दोनों ही बदल गए। और अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जिसने हिंदी साहित्य का चेहरा मोहरा ही बदल दिया, आधुनिक काल। ये वो दौर था जब देश बदल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, समाज बदल रहा था, और साहित्य भला इस बदलाव से अछूता कैसे रहता? उसने भी एक क्रांति का रूप ले लिया। इस दौर का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार बदलाव क्या था? वो था गद्य का आना। प्रोज। सोचिए, इससे पहले लगभग सारी कहानी, सारा साहित्य कविता में कहा जा रहा था, और अचानक
बूम! उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियां सब आ गए। ये इतना बड़ा बदलाव था कि आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल ही कह दिया। ये आधुनिक काल भी अपने आप में एक पूरा इतिहास है। इसकी भी कई परतें हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग आया, जिसने एक नई शुरुआत की। फिर द्विवेदी युग ने भाषा को संवारा, उसे एक स्टैंडर्ड दिया। उसके बाद आया छायावाद, जिसे हिंदी का रोमांटिसिज्म कह सकते हैं। और कहानी यहीं नहीं रुकी। इसके बाद भी कई नए आंदोलन आए और साहित्य को नई दिशाएं देते रहे। इस बदलाव का असर जबरदस्त था। जहां पहले साहित्य के आसमान में सिर्फ कविता का सूरज चमकता था, वहीं अब उपन्यास और नाटक जैसे कई नए सितारे भी जगमगाने लगे। साहित्य का पूरा नज़ारा ही हमेशा के लिए बदल गया। और इस गद्य क्रांति के साथ क्या क्या आया? उपन्यास, छोटी कहानियां, नाटक, निबंध, आलोचना, यहाँ तक कि पत्रकारिता भी। अब लेखकों के पास अपने विचारों को रखने के लिए कई नए तरीके थे। उनका कैनवस अचानक बहुत बड़ा हो गया था। और जानते हैं इसका सबसे जरूरी नतीजा क्या निकला? साहित्य एक बार फिर दरबार की चकाचौंध से निकलकर आम आदमी की गली में आ गया। अब कहानियां राजा रानी की नहीं, बल्कि आम लोगों की थीं, उनके संघर्षों की थीं, उनके सपनों की थीं। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? वीरों की गाथाओं से, फिर भक्ति के सागर में डुबकी लगाई, रीति की कलाबाजी देखी और फिर आधुनिक काल की क्रांति को समझा। 1000 साल का सफर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साहित्य की नदी तो हमेशा बहती रहती है। तो सवाल ये है कि इस महान परंपरा का अगला पन्ना कौन लिखेगा और उस पर क्या लिखा जाएगा?